तो इस तरीके से जब हमारा बटन क्लिक होगा तो हम इस मॉडल की क्लास लिस्ट में से dNone की क्लास को रिमूव कर देंगे। अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें, अब अगर हम अपने इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसको क्लिक करने पर हमारे मॉडल में से dNone की वो क्लास रिमूव हो जाएगी और इसका डिस्प्ले वापस अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पर आ जाएगा, यानी कि हमारा ये मॉडल दोबारा से शो हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमारे पास y के वेरिएबल में स्टोर होगी, अगेन वो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि x के इस वेरिएबल से आने वाला इस ऑब्जेक्ट का वो एड्रेस होगा। और इसका फाइनल रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारा x का ये वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, हमारा y का ये वेरिएबल भी सेम उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। अब यहां पर ये जो बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है जिसे कि हम इवेंट बबलिंग कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आपके किसी एलिमेंट से एक इवेंट रेज होता है तो वो इवेंट अपनी पेरेंट हायरार्की में ऊपर को मूव करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पानी के एक ग्लास या कंटेनर में एक एयर बबल ऊपर को मूव करता है। तो आप देखेंगे कि जब मैं इस मॉडल में कहीं पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास मॉडल क्लिक की ये वैल्यू तो लॉग होगी, लेकिन बॉडी क्लिक लॉग नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि हमारे मॉडल एलिमेंट तक पहुंचने के बाद हमारा ये इवेंट फर्दर बबल अप नहीं हुआ और इसे हमने स्टॉप प्रोपगेशन की कॉल के जरिए यहीं पर रोक लिया है। इस क्लास की जगह पर, जैसे कि मैंने बताया, हम डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। और डेटा एट्रीब्यूट्स कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने HTML एलिमेंट्स पे कोई डेटा सेट कर सकते हैं और इस डेटा को अपनी जावास्क्रिप्ट में रीड करके उसकी बेसिस पर कोई काम कर सकते हैं। और अपने मॉडल को ओपन कर लें तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस मॉडल के बाहर कहीं पर क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर क्लोज के इस बटन को क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाएगा और इसी तरह से कैंसिल के इस बटन को क्लिक करने से भी क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी और जगह पर क्लिक करें तो ये मॉडल क्लोज नहीं होगा। और ये चीज अचीव करने के लिए हमें हमारा इवेंट का ऑब्जेक्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है जो कि प्रिवेंट डिफॉल्ट का मेथड है। तो हम वापस अपने कोड में चलते हैं और अब अगर हम अपने फॉर्म के इवेंट लिस्नर पर जाएं तो यहां पर हमारे इवेंट के इस ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि मैंने बताया, प्रिवेंट डिफॉल्ट का एक मेथड होता है। और अगर हम इस मेथड को यहां पर कॉल करें और इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में देखें और इस बार अगर अपने फॉर्म को ओपन करके इसे सबमिट करवाएं तो आप देखेंगे कि हमारा पेज इस बार रीलोड नहीं हुआ। अब अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो आप देखेंगे कि यहां पर फुल नेम जॉन प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म के सबमिट के इस लिस्नर में इस डेटा को फेच कर सकते हैं और फिर इसे अपनी नीड्स के मुताबिक यूज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपने जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के इस लेसन में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रोसेस में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो कि वैल्यू वर्सेस रेफरेंस का टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट और स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे चलकर अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के लिए आप चाहे वनीला जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें या फिर किसी फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट या एंगुलर को यूज़ करें, ये कॉन्सेप्ट्स हर जगह पर एप्लीकेबल हैं, इसीलिए इन्हें मास्टर करना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसको रीनेम करके 20 कर देते हैं। इस फोल्डर को अब हम अपने एडिटर के जरिए ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो इवेंट्स का टॉपिक है और उसके लिए हम अपने अपेंडिक्स के इस फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम events.html रखेंगे। इस फाइल में हम एक बेसिक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ अपने बॉडी के टैग के एंड पर आकर स्क्रिप्ट का एक टैग ओपन कर लेते हैं और फाइनली VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए हम इस पेज को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। इवेंट्स को अगर हम एक सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहें तो ये कुछ ऐसे चेंजेस या इंटरेक्शंस होते हैं जो कि हमारे ब्राउजर में परफॉर्म होते हैं और हमारा ब्राउजर हमें ये अलाउ करता है कि हम इन चेंजेस और इंटरेक्शंस को अपने कोड के लेवल पर अपनी जावास्क्रिप्ट में लिसन कर सकते हैं और जब कभी भी इनमें से कोई इवेंट अकर हो तो हम उसके अगेंस्ट कोई कोड रन कर सकते हैं।
इन इवेंट्स में से कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। तो मिसाल के तौर पर जब हम एक पेज को रिक्वेस्ट करते हैं और ये पेज कंप्लीटली हमारे ब्राउजर में लोड हो जाता है, तो हमारे विंडो के ग्लोबल ऑब्जेक्ट पर लोड का इवेंट फायर होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हम इस लोड के इवेंट को लिसन कर सकते हैं और इस पेज के लोड होने पर कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे यूजर के इंटरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा यूजर हमारे पेज में से किसी HTML एलिमेंट को क्लिक करता है तो उसके लिए क्लिक का इवेंट फायर होता है। इसी तरह अगर एक यूजर एक HTML एलिमेंट के ऊपर अपने माउस को हवर करता है तो माउस से रिलेटेड डिफरेंट इवेंट्स फायर होते हैं जिन्हें कि हम लिसन करके उनके अकर होने पर कोई कोड रन कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो कि हमारा यूजर हमारे पेज पर परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारा यूजर इस विंडो को रीसाइज कर सकता है, इसे क्लोज कर सकता है, इसी तरह अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर सकता है, फॉर्म्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के जरिए कुछ डेटा इनपुट कर सकता है, वीडियोस और मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इन सारे पॉसिबल इंटरेक्शंस के अगेंस्ट हमारा ब्राउजर कुछ इवेंट्स फायर करता है जिन्हें के अगेन हम अपने कोड में लिसन करके इनके अगेंस्ट कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए अब हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। यहां पर हम जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हर इवेंट को कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए इस बेस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम अपने बॉडी के टैग में आकर बटन का एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। अपने इस बटन के एलिमेंट के ऊपर या फॉर दैट मैटर HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर इवेंट्स को लिसन करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और इसमें से सबसे पहला तरीका और सबसे पुराना तरीका एट्रीब्यूट्स के जरिए इन इवेंट्स को लिसन करने का है। और ये चीज़ हम इस तरह से अचीव कर सकते हैं कि अपने किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर आकर हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं जो कि हमारे डिफरेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन एट्रीब्यूट्स की एक कॉमन कन्वेंशन ये है कि ये ऑन के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि VS कोड हमें काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक के इस इवेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू के तौर पर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक सिंगल लाइन का कोड पास कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और अगर हम इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें और इस बटन को क्लिक करके देखें तो आप देखेंगे कि इस बटन को क्लिक करने पर हमारे पास यहाँ बटन क्लिक का ये टेक्स्ट लॉग हो गया है। इसी तरह अगर हम इसे कुछ और दफ़ा क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काउंट बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर 5 दफ़ा लॉग हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक इवेंट का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू के तौर पर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। अब यूजुअली इस तरह के सिनेरियोज में आपका ये कोड जो कि आप एक इवेंट के अकर होने पर एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, एक से ज्यादा लाइंस का भी हो सकता है। तो इस तरह के सिनेरियोज के वर्क अराउंड के तौर पर जो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं वो एक फंक्शन कॉल होती है। तो मिसाल के तौर पर हम अपने स्क्रिप्ट के इस टैग में एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और अपनी कंसोल लॉग की ये स्टेटमेंट यहां पर मूव कर सकते हैं। अब अपने इस ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पर हम इस फंक्शन का नाम यहां पर पास कर सकते हैं और इसे कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी भी हम यहां पर एक लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो लाइन ये है कि यहां से हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हम चाहें तो यहां पर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। अब अगर हम इस कोड के रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो यहां पर ये 3 लाइंस लॉग हो जाएंगी। एक चीज जिसका हमें यहां पर ख्याल करना है वो ये कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू में जो कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, और मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर कोई फंक्शन या वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो वो फंक्शन या वेरिएबल हमारे पास ग्लोबल लेवल पर एक्सेसिबल होना चाहिए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा हैंडल बटन क्लिक का ये फंक्शन हमारे स्क्रिप्ट में ग्लोबल लेवल पर या रूट लेवल पर मौजूद है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस एग्जाम्पल को एक्सपेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ और HTML एलिमेंट्स क्रिएट करूंगा।
आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक बटन है जिसके ऊपर हमने शो मॉडल की ये कैप्शन लिखी है। उसके बाद हमारे पास एक मॉडल कंपोनेंट है जिसके अंदर हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले करवाएंगे। इन एलिमेंट्स के लिए अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ हेड सेक्शन में हमने कुछ स्टाइल्स क्रिएट किए हैं। तो बेसिकली यहाँ तक ये एलिमेंट्स मैंने सिर्फ HTML और CSS को यूज करके बनाए हैं और अभी तक हमने इन एलिमेंट्स के लिए कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं की। इन एलिमेंट्स की HTML और CSS को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप ये दोनों लैंग्वेजेस ऑलरेडी जानते हैं। अभी के लिए हम अपने ब्राउज़र में चलकर इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में हमें हमारा शो मॉडल का बटन नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास इस मॉडल का एक बैकड्रॉप है जिसको हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्रे कलर दिया है और इस बैकड्रॉप के ऊपर हमारे पास हमारे मॉडल की बॉडी है। इस मॉडल में हमारे पास एक टाइटल है और एक क्लोज का बटन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म है जिसके जरिए हम कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने यूजर से रिसीव करेंगे। और फाइनली इस मॉडल के फुटर में हमारे पास दो बटन्स हैं। इनमें से एक बटन कैंसिल का बटन है जिसे कि हम इस मॉडल को क्लोज करने के लिए यूज करेंगे और राइट साइड पर हमारे पास सबमिट का ये बटन है जिसके जरिए हम इस फॉर्म को सबमिट करवा के इसके डेटा को अपने कोड में फेच करेंगे। और जैसे कि ये चीज मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि इस मॉडल के लिए अभी तक हमने कोई भी जावास्क्रिप्ट यहां पर यूज नहीं की। तो हमारा ये मॉडल फिलहाल इंटरैक्टिव नहीं है और हमारा नेक्स्ट काम यहाँ पर ये होगा कि हम जावास्क्रिप्ट और इवेंट्स को यूज करके इस मॉडल को इंटरैक्टिव बनाएंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि अगर हम अपनी CSS में चलें तो यहाँ पर हमने d-none नाम की ये यूटिलिटी क्लास बनाई है जिसका काम सिंपली ये होगा कि जिस भी एलिमेंट को हम ये क्लास असाइन करेंगे ये उसके डिस्प्ले की वैल्यू को नन सेट कर देगी। तो यहाँ से फिलहाल हम इस क्लास को कॉपी करते हैं और नीचे चलकर अपने इस मॉडल को असाइन कर देते हैं, जिसका मतलब सिंपली ये होगा कि हमारा मॉडल अब हाइड हो जाएगा। तो अगर हम अपने इस पेज को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अब यहाँ से हाइड हो चुका है। और अगर हम अपने इस पेज को इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखेंगे कि हमारे मॉडल की HTML यहाँ पर मौजूद है लेकिन d-none की इस क्लास की वजह से ये फिलहाल हाइड हो गया है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि जब हम अपने इस शो मॉडल के बटन को क्लिक करें तो हमारा ये मॉडल दोबारा से शो हो जाए। और इस काम को करने के लिए हम अपने इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक का लिसनर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऑन क्लिक के लिसनर को यूज करने के लिए हम इस तरह की एट्रीब्यूट वाली अप्रोच नहीं लेंगे, बल्कि इस बार हम इवेंट लिसनर्स को यूज करने की एक सेकंड अप्रोच देखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस बटन को एक आईडी का एट्रीब्यूट दे रखा है और इस आईडी की वैल्यू को यूज करके हम इस बटन को अपने स्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहां से इस आईडी की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और अपने स्क्रिप्ट टैग में एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम हम शो मॉडल बटन रखेंगे और इसमें हम अपने शो मॉडल बटन के रेफरेंस को स्टोर कराएंगे। तो हम यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए इस एलिमेंट को फेच कर सकते हैं। और अगर इसे टेस्ट करने के लिए हम लॉग करके देख लें तो आप देख सकते हैं कि हमारा बटन यहां पर लॉग हो गया है। अब हम वापस चलते हैं अपने कोड में। तो यहां पर अपने स्क्रिप्ट के अंदर इस बटन एलिमेंट पर ऑन क्लिक का एक लिसनर लगाने के लिए हम सिंपली इस एलिमेंट पर मौजूद ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और बाय द वे अगर आप यहां पर इन बाकी की सजेशंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर HTML में अवेलेबल सारे इवेंट्स मौजूद हैं। फिलहाल हम यहां से ऑन क्लिक की इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और इसे एक वैल्यू देंगे। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू एक फंक्शन होगी और ये फंक्शन बेसिकली हमारा ऑन क्लिक का इवेंट हैंडलर होगा। तो यहां पर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और अब अगर हम इस पेज को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें तो जब हम अपने शो मॉडल के इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट यहां पर लॉग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अपने स्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट के ऊपर
किसी भी इवेंट को इस तरीके से लिसन कर सकते हैं और एक इवेंट हैंडलर फंक्शन इसे असाइन कर सकते हैं जो कि तब कॉल होगा जब ये इवेंट रेज होगा। तो यहाँ पर फिलहाल जिस काम में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये कि जब ये बटन क्लिक हो तो हम चाहेंगे कि हमारा मॉडल डिस्प्ले हो जाए। इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मॉडल एलिमेंट का एक रेफरेंस चाहिए होगा। उसके लिए अगर हम वापस अपनी HTML में चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पर एक मॉडल की क्लास मौजूद है और हम इसी क्लास को यूज करके इस मॉडल को अपने स्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम मॉडल रखेंगे और इसे फेच करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। यहां पर हम अपनी क्लास को एज क्वेरी पास करेंगे और यहां से आगे जो काम हमें करना है वो ये कि इस बटन के क्लिक होने पर इस मॉडल की क्लास लिस्ट में से dNone की क्लास को रिमूव करना है और उसके लिए हमारे पास यहां पर रिमूव का एक मेथड मौजूद है। तो इस तरीके से जब हमारा बटन क्लिक होगा तो हम इस मॉडल की क्लास लिस्ट में से dNone की क्लास को रिमूव कर देंगे। अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें, अब अगर हम अपने इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसको क्लिक करने पर हमारे मॉडल में से dNone की वो क्लास रिमूव हो जाएगी और इसका डिस्प्ले वापस अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पर आ जाएगा, यानी कि हमारा ये मॉडल दोबारा से शो हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो कि हम अपने इस मॉडल कंपोनेंट पर ऐड करेंगे वो ये होगी कि जब हम अपने इस क्लोज के बटन को क्लिक करें तो तब हमारा ये मॉडल दोबारा से हाइड हो जाए। तो ये काम करने के लिए वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और अगर हम अपनी HTML को देखें और यहां पर अगर हम अपने इस मॉडल के हेडर सेक्शन को देखें तो इस हेडर सेक्शन में हमारा ये एंकर एलिमेंट हमारा वो क्लोज का बटन है। इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये क्लास यहां पर मौजूद है, तो इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और अपने स्क्रिप्ट में आकर सबसे पहले हम इस क्लोज बटन को एक्सेस करते हैं। तो हम यहां पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे हम क्लोज मॉडल बटन का नाम दे सकते हैं और यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के जरिए इसे फेच करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा क्लोज बटन का वो एंकर एलिमेंट यहां पर लॉग हो गया है। तो अब हम यहां पर इस शो मॉडल बटन की तरह ही इस क्लोज मॉडल बटन पर भी क्लिक के इवेंट को लिसन करेंगे और इसके क्लिक होने पर हम अपने मॉडल को हाइड करेंगे। इस क्लिक के इवेंट को लिसन करने के लिए हम ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम एक तीसरी अप्रोच यूज करेंगे और उसे यूज करने का तरीका ये होगा कि हम इस वेरिएबल पर ऐड इवेंट लिसनर का एक मेथड कॉल करेंगे। इस मेथड में हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे और इनमें से पहला आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग होगी जिसमें कि हम अपने इवेंट का नाम पास करेंगे और जिस इवेंट में फिलहाल हम इंटरेस्टेड हैं वो क्लिक का इवेंट है। यहां पर एक चीज जो नोट करने की है वो ये कि जब हम ऐड इवेंट लिसनर का ये मेथड यूज करते हैं तो इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में हम सिर्फ अपने इवेंट का नाम पास करते हैं और यहां पर ऑन के वर्ड्स नहीं लिखते। तो क्योंकि हम यहां पर क्लिक का इवेंट लिसन करने जा रहे हैं तो हम यहां पर सिंपली क्लिक का वर्ड लिखेंगे। इस मेथड का सेकंड आर्गुमेंट हमारा इवेंट हैंडलर फंक्शन होगा और ये वो फंक्शन है जो कि तब कॉल होगा जब हमारा क्लिक का ये इवेंट फायर होगा। तो हम यहां पर इस फंक्शन की बॉडी में जो काम करेंगे वो कुछ इस तरह का काम होगा, लेकिन इस बार हम इस मॉडल की क्लास लिस्ट में से इस dNone की क्लास को रिमूव करने की बजाय इसे ऐड करेंगे। तो बेसिकली जब हमारा ये बटन क्लिक होगा तो हमारे मॉडल की क्लासेस में dNone की ये क्लास ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये मॉडल हाइड हो जाएगा। इसके रिजल्ट को अगर हम अपने ब्राउजर में चलकर देखें तो अब हम अगर अपने इस शो मॉडल के बटन को क्लिक करें और इसके ओपन होने के बाद अपने क्लोज के इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल यहां से हाइड हो गया है। इस कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी पर फर्दर काम करने से पहले अब हम यहां पर कुछ डिस्कशन इस चीज पर करेंगे कि इवेंट लिसनर्स को यूज करने के इन तीन तरीकों में डिफरेंस क्या है और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने इस एट्रीब्यूट वाले मेथड को देखें जो कि हमने अपनी HTML में यूज किया है,
तो ये मेथड इवेंट लिसनर्स को यूज करने का सबसे पुराना मेथड है और इसके साथ ही साथ एक तरह से सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इस तरीके को मॉडर्न प्रैक्टिसेस में डिस्करेज किया जाता है और उसकी वजह यह है कि इस तरीके से इवेंट लिसनर्स को यूज करने से आपका कोड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसकी पहली वजह यह है कि फिलहाल हम अपने स्क्रिप्ट को इस HTML फाइल में ही यूज कर रहे हैं और इस चीज को फिगर आउट करना आसान है कि यह फंक्शन कहां से आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर इस पेज में 4 डिफरेंट एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल्स अटैच्ड हों तो यह चीज डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगी कि यह फंक्शन उनमें से किस फाइल से आ रहा है। इस अप्रोच का दूसरा मसला यह है कि इसकी वजह से हमारी HTML और हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक मिक्स होने लगता है और इसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इस अप्रोच का तीसरा इशू कोड की डुप्लीकेशन का इशू है और फॉर एग्जांपल अगर हमें ये ऑन क्लिक लिसनर 3-4 डिफरेंट बटन्स पर यूज करना हो तो हमें ये सेम एट्रीब्यूट और वैल्यू उन सारे बटन्स के ऊपर कॉपी करना होगी। इसके अगेंस्ट अगर हम अपने स्क्रिप्ट में यूज होने वाली अप्रोचेज में से कोई अप्रोच यूज करें तो हम इन सारे बटन्स को एक कॉमन क्लास या एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हैं और फिर अपने स्क्रिप्ट में उस क्लास या एट्रीब्यूट को यूज करके इन सारे बटन्स को फेच करके एक लूप के जरिए एक ही इवेंट लिसनर असाइन कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट बेस्ड अप्रोच का चौथा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू में जो कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं उसका ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल होना जरूरी है और जब हम फ्यूचर में चलकर मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने कोड को एक मॉड्यूलर वे में स्ट्रक्चर करेंगे तब जाकर इस तरह का कोड काम करना बंद कर देगा। तो इन शॉर्ट ये एक डिस्करेज्ड प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी कुछ सिंपल सिनेरियोज में आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में भी आगे चलकर हम इस तरह की अप्रोच को यूज करेंगे, लेकिन उसका मेन मकसद ये होगा कि मैं आपको दिखा सकूं कि जैसे जैसे हमारा ये कोड इवॉल्व होगा तो इस अप्रोच की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे और इन आने वाले प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम शुरू में इस अप्रोच का इस्तेमाल करें। तो अब हम आगे चलते हैं और अपने बाकी के 2 टाइप्स के इवेंट लिसनर्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी वाली अप्रोच को देखें तो इस अप्रोच की लिमिटेशन ये है कि क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि एक फंक्शन है और हम ये जानते हैं कि जब हम इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी पुरानी वैल्यू नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली ये हुआ कि अगर हम इस तरीके से अपने एलिमेंट्स के इवेंट लिसनर्स को डिफाइन करेंगे तो हम एक वक्त में सिर्फ एक इवेंट लिसनर ही इसे असाइन कर पाएंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इन लाइंस को कॉपी करके एक दफ़ा इन्हें दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करूँ और यहाँ पर फंक्शनैलिटी को थोड़ा चेंज कर लूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखी है और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में देखें और अगर इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल ओपन नहीं हो रहा बल्कि उसकी जगह पर यहाँ पर ये लॉग स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं। इसका मतलब ये कि इस वैल्यू को रीअसाइन करने के बाद हमारा ये फंक्शन चल रहा है और हमारा ये फंक्शन काम नहीं कर रहा और इस बिहेवियर की वजह यहाँ पर क्लियर है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को जो कि पहले ये फंक्शन थी हमने इस फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और आप श्योर हैं कि आपको इस बटन पर सिर्फ एक ही ऑन क्लिक लिसनर चाहिए तो उस सिनेरियो में आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम एक ऐसा सिनेरियो कंसीडर करें जहां पर ये सारी चीज़ें आपके कंप्लीट कंट्रोल में ना हो और जिसकी एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि सपोज कर लीजिए कि ये स्क्रिप्ट का टैग हमने खुद से नहीं लिखा बल्कि ये कोड एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करते हुए अपने इस HTML पेज में अटैच किया है और हमारा कस्टम स्क्रिप्ट यहाँ नीचे कहीं पर स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने ये बताया कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये कोड एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है, इसका मतलब ये कि हम सपोज कर लेते हैं कि इस स्क्रिप्ट की इंटरनल वर्किंग के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर हम थोड़ा सा अपने पेज को नीचे स्क्रॉल कर लें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने अपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, इसके ऊपर हमने अपनी लाइब्रेरी को अटैच किया, तो इस पॉइंट पे आकर हमें यह नहीं पता कि हमारे ऊपर वाले स्क्रिप्ट की वर्किंग क्या है और हम फॉर एग्जांपल इस पेज को सेव करके अपने ब्राउज़र में देख रहे हैं तो यहाँ पर विजुअली हमें अपनी लाइब्रेरी की वर्किंग एक्शन में नज़र आ रही है कि हमारे पास यहाँ पर एक बटन है जिसे क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन हो जाता है और हम इस मॉडल को क्लोज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए
इस बटन की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और इस बटन के क्लिक होने पर इस मॉडल के ओपन होने के अलावा अपने कंसोल में एक स्टेटमेंट लॉग करें। तो इस काम को करने के लिए हम अपने बटन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इसको अपने स्क्रिप्ट में फेच करने के लिए यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक आईडी की वैल्यू इस बटन को असाइन की गई है। तो हम इसी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके अपने स्क्रिप्ट में जाएंगे और सबसे पहले इस बटन को एक्सेस करेंगे। अब जबकि हमने अपने इस बटन का रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, तो नेक्स्ट काम जो हमें यहां पर करना है वो ये कि इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर अटैच करना है। और फॉर एग्जांपल हम यहां पर अपनी ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी वाली अप्रोच ले लेते हैं और यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्टेटमेंट लॉग कर लेते हैं। अब अगर हम वापस अपने ब्राउजर में चलें और इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि राइट साइड पर हमारा हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लॉग हो रहा है, लेकिन हमारा मॉडल इस बार ओपन नहीं हुआ। और इस तरह से अपने इवेंट लिसनर को अटैच करने का जो तरीका हमने चूज किया है, इस चॉइस ने हमारी इस लाइब्रेरी की वर्किंग को ब्रेक कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल की मदद से इस अप्रोच की शॉर्टकमिंग का पता चल गया होगा। तो अब यहां पर अगला क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो लॉजिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ऐसी अप्रोच में हो सकता है जिसके जरिए हम एक इवेंट के अगेंस्ट मल्टीपल इवेंट लिसनर्स एक ही एलिमेंट पर अटैच कर सकें। और इस काम को करने के लिए हमारे पास हमारा ये तीसरा मेथड है। तो हम यहां पर फॉर एग्जांपल माय बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर को यूज कर सकते हैं और यहां पर अपना क्लिक का इवेंट पास कर सकते हैं और इसके सेकंड आर्गुमेंट में ये फंक्शन पास कर सकते हैं। अब अगर हम इस पेज को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें और इस शो मॉडल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस बार हमारा मॉडल भी ओपन हो गया है और राइट साइड पर हमारी ये स्टेटमेंट भी लॉग हो गई है। इसका मतलब ये कि हमारे इस क्लिक के इवेंट पर दो इवेंट लिसनर्स एक ही टाइम में काम कर रहे हैं। तो अब जबकि हमने ये देख लिया कि एक बेसिक तरीके से हमारा ऐड इवेंट लिसनर का ये मेथड किस तरह से काम करता है और इसका मेन एडवांटेज क्या है, तो इन लाइंस को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और हम अपनी एक्चुअल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आता है वो ये कि क्या इस मेथड की बाकी की दो अप्रोचेस की तरह कोई शॉर्टकमिंग्स हैं या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि इस मेथड की डायरेक्टली कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है, बल्कि इवेंट लिसनर्स को अपने एलिमेंट्स पर अटैच करने के लिए ये आजकल सबसे प्रेफर्ड मेथड है। लेकिन इसको यूज करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मेथड हमारी एप्लीकेशन में मेमोरी लीक्स और मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इन इश्यूज से बचने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दूंगा और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ये चेक करना है कि कहीं आप इस ऐड इवेंट लिसनर के मेथड को किसी ऐसे ब्लॉक में तो कॉल नहीं कर रहे जो कि रिपीटेडली कॉल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन तब कॉल होगा जब हमारा ये पहला बटन क्लिक होगा। इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा कोड ब्लॉक है जो कि रिपीटेडली कॉल हो सकता है। तो अब हम इस ऐड इवेंट लिसनर के मेथड को इस फंक्शन की बॉडी में यूज करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इससे क्या इश्यूज क्रिएट होंगे। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूं और यहां से ये दो एक्स्ट्रा लॉग स्टेटमेंट्स हटा देता हूं। अपने एग्जाम्पल के लिए हम इस शो मॉडल के बटन को यूज कर लेते हैं और इस बटन पर ऐड इवेंट लिसनर के जरिए एक इवेंट लिसनर अटैच करते हैं। यहां पर हम सिंपली एक लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे और इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में चलते हैं। अब यहां पर अगर हम अपने इस शो मॉडल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि पहली दफा यहां पर कोई लॉग स्टेटमेंट नहीं आई। अब अगर हम इस क्लिक मी के बटन को क्लिक करें जिसके इवेंट हैंडलर में हमने अपना ऐड इवेंट लिसनर का मेथड यूज किया है और इसके बाद एक दफा फिर से शो मॉडल के इस बटन को क्लिक करें
तो आप देखेंगे कि शो मॉडल बटन क्लिक यहाँ पर लॉग हो गया है। अब अगर हम इस मॉडल को क्लोज करके एक दफ़ा फिर से शो मॉडल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट के साथ 2 का नंबर नज़र आ रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि ये स्टेटमेंट 2 दफ़ा लॉग हुई है। और बेसिकली इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक बार ये स्टेटमेंट यहाँ पर लॉग होगी। आप देख सकते हैं कि ये काउंटर इंक्रीज होकर 3 हो गया है। अब अगर हम इस मॉडल को क्लोज करके इस शो मॉडल के बटन की जगह पर पहले इस क्लिक मी के बटन को क्लिक करें और अब अपने शो मॉडल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस बार इस बटन को एक दफ़ा क्लिक करने पर यह वैल्यू 2 दफ़ा यहाँ पर लॉग हुई है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मॉडल को क्लोज करके एक दफ़ा फिर से शो मॉडल को क्लिक करूं तो ये काउंट 2 से बढ़कर 3 होने की बजाय डायरेक्टली 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस बटन को क्लिक किया तो ये वैल्यू 4 हो गई है। इसी तरह अगर एक दफ़ा फिर से हम इसे क्लिक करें तो यहाँ पर 5 की जगह पर 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारा ये इवेंट हैंडलर जिसमें से ये लॉग स्टेटमेंट आ रही है एक की जगह पर 2-2 बार कॉल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे क्लोज करके 4-5 दफ़ा इस क्लिक मी के बटन को क्लिक करूं और इस बार शो मॉडल के बटन को क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि इस दफ़ा ये स्टेटमेंट 13 दफ़ा एक ही साथ लॉग हो गई है। अब अगर हम अपने कोड में वापस चलें और ये समझने की कोशिश करें कि ये बिहेवियर हमें क्यों नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा ये फंक्शन तब कॉल होगा जब जब हमारे पहले बटन को क्लिक किया जाएगा और हर बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारे शो मॉडल बटन को फेच करेगा और इस बटन के ऊपर इस ऐड इवेंट लिसनर के मेथड के जरिए एक नया क्लिक इवेंट लिसनर अटैच करेगा। और जैसा कि हम ये देख चुके हैं कि ऐड इवेंट लिसनर का ये मेथड पिछले इवेंट लिसनर्स को रिप्लेस नहीं करता बल्कि एक नया इवेंट लिसनर इस एलिमेंट के ऊपर अटैच कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर बार इस बटन को क्लिक करने पर एक नया इवेंट लिसनर हमारे इस बटन के ऊपर अटैच हो जाता है और इस बटन के क्लिक होने पर ये सारे इवेंट हैंडलर्स जो कि स्टैक अप होते जा रहे हैं एक साथ कॉल होते हैं और इसी वजह से हमें अपने कंसोल में ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स लॉग होती नजर आती है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब आप ऐड इवेंट लिसनर के इस मेथड को किसी ऐसे कोड ब्लॉक में यूज करते हैं जो कि रिपीटेडली कॉल होता है तो ऐसे सिनेरियोज में ये मेथड हमारे लिए कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और जो इशू हमने अभी देखा है उसे हम मेमोरी लीक कहते हैं और इसे मेमोरी लीक कहने की वजह यह है कि ये सारे इवेंट लिसनर्स आपकी मेमोरी में जाकर सेव होते हैं और जब इस तरह से एक अनकंट्रोल्ड वे में ये इवेंट लिसनर्स स्टैक अप होते जाते हैं तो ये आपकी मेमोरी की स्पेस को आहिस्ता आहिस्ता कवर करना शुरू कर देते हैं और इससे आपकी एप्लीकेशन स्लो होने लगती है और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पर आकर आपकी ये एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। अगर आप इस प्रॉब्लम की जड़ को समझ गए हैं तो इसका सोल्यूशन भी बहुत ही आसान है और इस ऐड इवेंट लिसनर के मेथड की तरह हमारे पास इसका एक काउंटर मेथड मौजूद है जो कि रिमूव इवेंट लिसनर का मेथड है। उस मेथड को यूज करके हम अपने इस एलिमेंट पर से एक प्रीवियसली अटैच्ड इवेंट लिसनर को रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे इस केस में अगर हम ये इंश्योर कर लें कि एक नया इवेंट लिसनर अटैच करने से पहले हम प्रीवियसली अटैच्ड इवेंट लिसनर को इस एलिमेंट पर से रिमूव कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहां पर ये इवेंट लिसनर अटैच करने से पहले इस एलिमेंट के ऊपर रिमूव इवेंट लिसनर का ये मेथड कॉल कर सकते हैं। हमारा इवेंट अगेन क्लिक का इवेंट होगा। इस मेथड का सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा इवेंट हैंडलर फंक्शन होगा जो कि बेसिकली वो इवेंट हैंडलर फंक्शन होगा जिसे हमने पहले अटैच किया था। अब यहां पर एक कॉमन मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो ये कि अगर आप अपने इस ऐड इवेंट लिसनर की मेथड कॉल को देखें तो यहां पर आप इस फंक्शन को अपने इवेंट हैंडलर फंक्शन के तौर पर पास कर रहे हैं और क्योंकि हमने पहले इसी इवेंट लिसनर को यहां से रिमूव करना है तो हो सकता है कि आप इसी फंक्शन को यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट करें और क्योंकि हमने इस सेम फंक्शन को यहां ऊपर रिमूव कर दिया है तो शायद आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब ये कोड सही तरीके से काम करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये कोड सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इसे वेरीफाई करने के लिए हम वापस चलते हैं अपने ब्राउजर में और एक दफ़ा फिर से अगर हम अपने शो मॉडल के इस बटन को क्लिक करें तो फिलहाल यहाँ पर कोई चीज़ लॉग नहीं हुई, लेकिन अगर हम इसे 2-3 बार क्लिक करके दोबारा से अपने मॉडल को ओपन करें
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोबारा से वही प्रॉब्लम आ गया है कि एक दफा क्लिक करने पर यहाँ पर यह स्टेटमेंट 3 बार लॉग हुई है। तो इस बार हमारा ये रिमूव इवेंट लिस्नर का मेथड सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा, इस चीज को समझने के लिए हमें अपने मेन इवेंट्स के टॉपिक से थोड़ा डिविएट होना पड़ेगा और एक और इंपॉर्टेंट और टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम वैल्यू वर्सेस रेफरेंस रखेंगे। यहां पर अगेन हम एक प्लेन HTML पेज क्रिएट करेंगे और इस पेज को हम अपने VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ओपन करेंगे। अब यहां पर अपने स्क्रिप्ट के इन टैग्स में अगर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करूं, मिसाल के तौर पर वेरिएबल A, और इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करूं और एक और वेरिएबल क्रिएट करूं जैसे कि वेरिएबल B, और इस वेरिएबल को अगर मैं A की ही वैल्यू असाइन कर दूं और हम इन दोनों वेरिएबल्स को लॉग करके देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर वेरिएबल A और वेरिएबल B की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं जो कि फिलहाल सेम वैल्यूज हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इस लॉग स्टेटमेंट से पहले B की इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूं और उसके लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज करूं तो हम यहां पर B की वैल्यू में एक स्पेस का कैरेक्टर और अपेंडेड की ये वैल्यू ऐड करेंगे। अब अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर A की वैल्यू जो कि अभी तक सम टेक्स्ट है यहां पर प्रिंट हुई है और उसके बाद B की वैल्यू जो कि अब चेंज हो चुकी है और सम टेक्स्ट अपेंडेड हो चुकी है यहां पर लॉग हुई है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं कुछ और वेरिएबल्स यहां पर क्रिएट करूं तो इस बार फॉर एग्जांपल हम x के इस वेरिएबल में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें नेम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू फिलहाल जॉन होगी। इसी तरह से अब अगर मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूं जिसका नाम y हो सकता है और इसे x की ही वैल्यू असाइन कर दूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने b के इस वेरिएबल को a की वैल्यू असाइन की थी। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को लॉग करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज यहां पर लॉग हो गई हैं और इन दोनों वेरिएबल्स में हमारे पास एक ही तरह का ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम वापस अपने कोड में चलकर अपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बार y के वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें और फॉर एग्जांपल y की नेम की प्रॉपर्टी को चेंज करके हम इस बार जॉन की जगह पर जेन कर दें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में वेरीफाई करने से पहले अगर हम इसे खुद से इंटरप्रेट करके देखें तो हमारे पास x का ये वेरिएबल है जिसमें नेम की इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जॉन है। फिर हमने y के इस वेरिएबल में x की वैल्यू को सेव कराया और y के नेम को चेंज कर दिया। तो अब आप शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे कंसोल में दो वैल्यूज लॉग होंगी। इसमें से पहली वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगी जिसकी नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू जॉन होगी। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी वैल्यू लॉग होगी जो कि अगेन एक ऑब्जेक्ट होगी और इस बार इसकी नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू जेन होगी। अब अगर हम इस पेज को अपने ब्राउजर में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स यहां पर प्रिंट हुए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से डिफरेंट हैं और यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू जेन है। तो अगर हम वापस अपने कोड में चलकर देखें तो अगेन आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने किसी भी जगह पर x की इस नेम की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया। फिर भी जब हमने x की इस वैल्यू को लॉग किया तो इसकी नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू इस बार जेन हो चुकी है। तो इन दोनों एग्जांपल्स के दरमियान हमें जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नजर आ रहा है, इस इनकंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर देखेंगे और वो कॉन्सेप्ट वैल्यू और रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अपनी इस पहली एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया और इसे एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की। अब इंटरनली ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपकी मेमोरी में एक छोटा सा कंटेनर क्रिएट होता है और इस कंटेनर में जावास्क्रिप्ट हमारी ये वैल्यू स्टोर करा देती है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा काम यहां पर होता है वो ये कि इस कंटेनर को जावास्क्रिप्ट एक एड्रेस असाइन करती है और ये एड्रेस डायरेक्टली इस वेरिएबल के नाम से लिंक्ड होता है। तो बेसिकली जब कभी भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इससे एसोसिएटेड एड्रेस वाले कंटेनर तक पहुंचती है
और वहां से ये वैल्यू फेच करके हमें रिटर्न करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमने यहाँ पर b के इस वेरिएबल को a की वैल्यू असाइन की, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने जो दो काम किए वो ये कि सबसे पहले इसने b के इस नए वेरिएबल के लिए एक नया कंटेनर क्रिएट किया और उसे एक नया एड्रेस असाइन किया, और उसके बाद इसने a वाले इस कंटेनर को एक्सेस किया, उसमें से इसकी वैल्यू को कॉपी करके b के इस नए कंटेनर में पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो कंटेनर्स हैं जिनमें के सम टेक्स्ट की ये वैल्यू कॉपीड है। तो अगर हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर चलें तो यहाँ पर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ने b के इस कंटेनर को एक्सेस किया, वहां से इसे जो वैल्यू मिली जो कि सम टेक्स्ट की वैल्यू है, उसके ऊपर इसने अपेंडेड की स्ट्रिंग को ऐड किया और वापस इसी कंटेनर में इसे स्टोर करा दिया। तो b की इस वैल्यू को मॉडिफाई करने के प्रोसेस में आप विजुअली इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं पर भी a की वैल्यू दोबारा इन्वॉल्व नहीं हुई। यानी कि अगर हम इसे रिव्यू करें तो जब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की तो जावास्क्रिप्ट b के इस कंटेनर पर पहुंची, वहां पर इसे सम टेक्स्ट की ये वैल्यू मिली और इस वैल्यू के ऊपर इसने ये नई वैल्यू अपेंड कर दी। तो यहां पर कहीं भी a की वैल्यू दोबारा इन्वॉल्व नहीं हुई, और इसी वजह से जब हम ये लॉग स्टेटमेंट यहां पर लिखते हैं तो हमारे a के वेरिएबल की वैल्यू अनमॉडिफाइड रहती है और b के इस वेरिएबल के लिए हमारी मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट होती है। अब वेरिएबल्स की इन वैल्यूज को मेमोरी में मैनेज करने का ये जो सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, ये प्रोसेस हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यूज के लिए इसी तरह से काम करता है जैसा कि हमने डिस्कस किया है। और अगर आप हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वाले चैप्टर को रिकॉल करें तो इन डेटा टाइप्स में हमारी स्टैटिक डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल आ जाती हैं। इन सारी टाइप्स को जावास्क्रिप्ट मेमोरी में इसी तरीके से मैनेज करती है और इस प्रोसेस को मैनेजिंग या पासिंग बाय वैल्यू कहा जाता है। तो अगर हम यहां पर एक छोटा सा कमेंट लिख लें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड एंड बूलियन आर पास्ड बाय वैल्यू। अब जब हम अपने डेटा के लिए इन टाइप्स के अलावा कोई टाइप यूज करते हैं, जैसा कि हमारे केस में यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट का ये प्रोसेस जो कि हमने इन टाइप्स के लिए डिस्कस किया है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने मेमोरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, और मेमोरी को जावास्क्रिप्ट इंटरनली दो सेक्शंस में डिवाइड करती है। इनमें से पहला सेक्शन स्टैक मेमोरी कहलाता है और दूसरा सेक्शन हीप मेमोरी कहलाता है। अपने कोड में जब हम कोई डेटा या फंक्शंस यूज करते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम में जावास्क्रिप्ट मेमोरी के इन्हीं दो सेक्शंस के दरमियान में इस डेटा और इन फंक्शंस को मैनेज करती है। अगर हम अपने प्रिमिटिव डेटा की इस एग्जांपल की बात करें तो ये सारा काम जो कि हमने डिस्कस किया था, ये हमारे स्टैक मेमोरी वाले सेक्शन में होता है। यानी कि जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इस वेरिएबल के अगेंस्ट स्टैक मेमोरी सेक्शन में एक कंटेनर बनता है और हमारी प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे कि स्ट्रिंग्स इसी स्टैक मेमोरी सेक्शन में क्रिएट होने वाले कंटेनर के अंदर सेव होती हैं। इसके अगेंस्ट जब हम नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करते हैं जैसा कि ऑब्जेक्ट्स, तो उस सिनेरियो में जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से काम करेगी कि फॉर एग्जांपल हमारे x के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए स्टैक मेमोरी सेक्शन में इस x के वेरिएबल के लिए एक कंटेनर क्रिएट करेगी। उसके बाद जब हम इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे और जावास्क्रिप्ट ये देखेगी कि ये वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है यानी कि एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, तो इस बार इसे इस स्टैक मेमोरी वाले कंटेनर में स्टोर कराने की बजाय हीप के सेक्शन में एक नया कंटेनर क्रिएट करेगी और उस कंटेनर में इस वैल्यू को स्टोर करवाएगी। इसके साथ ही साथ हीप सेक्शन वाले इस कंटेनर की वैल्यू को फेच करने के लिए एक एड्रेस इसे असाइन करेगी और ये एड्रेस उठाकर हमारे स्टैक मेमोरी वाले सेक्शन के इस कंटेनर में स्टोर कराएगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हमारे x के वेरिएबल के इस कंटेनर में जो कि स्टैक मेमोरी में क्रिएट हुआ है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस ऑब्जेक्ट के लिए जो हीप के सेक्शन में एक कंटेनर क्रिएट हुआ था उसका एड्रेस है। अब हम अगर अपनी नेक्स्ट लाइन पर चलें तो हमने यहाँ पर y नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, तो अगेन हमारे स्टैक मेमोरी सेक्शन में एक नया कंटेनर क्रिएट होगा जो कि हमारे y के इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जब हम इस y के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू असाइन करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट हमारे इस x के वेरिएबल के लिए अगेन हमारे स्टैक मेमोरी सेक्शन में जाएगी और इसकी वैल्यू को फेच करेगी। अब अगर आप रिकॉल करें तो इस x के कंटेनर में इस वक्त ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हीप सेक्शन में सेव्ड इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है।
तो इस केस में जब हम y के इस वेरिएबल में x की वैल्यू को स्टोर कराएंगे तो जो वैल्यू हमारे पास y के वेरिएबल में स्टोर होगी अगेन वो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि x के इस वेरिएबल से आने वाला इस ऑब्जेक्ट का वो एड्रेस होगा। और इसका फाइनल रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारा x का ये वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, हमारा y का ये वेरिएबल भी सेम उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। और जब हम y के इस वेरिएबल की नेम की वैल्यू को चेंज करेंगे तो असल में हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि हमारे हीप के मेमोरी सेक्शन में पड़ा है और जिसे के x और y दोनों के वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं। और जब हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की ये वैल्यू चेंज हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स असल में एक ही ऑब्जेक्ट हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पर सही तरीके से ग्रैस्प ना हो तो आप इस तरह के इश्यूज को फेस करेंगे और इस तरह के रिजल्ट्स को इनकंसिस्टेंसीज कंसीडर करेंगे। जबकि असल में अगर आप नोट करें तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का एक फीचर है और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो तो हम इससे बहुत से फायदे ले सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ना जानते हुए भी एक फायदा हम ऑलरेडी अपने इस प्रोजेक्ट में इससे लेते आ रहे हैं और उसको देखने के लिए अगर हम वापस अपनी events.html फाइल में चलें और यहां पर अपने इस मॉडल के वेरिएबल को देखें तो हमारे डॉक्यूमेंट के इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे मॉडल एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम अपने मॉडल के इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब यहां नीचे आकर अगर आप नोट करें तो यहां पर हम अपने इस मॉडल के वेरिएबल की क्लास लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स हमें अपने ब्राउजर में नजर आते हैं। इसकी जगह अगर एक प्रिमिटिव वैल्यू की तरह हमारे मॉडल के इस वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी स्टोर हो जाती और उस कॉपी की क्लास लिस्ट को हम यहाँ पर मॉडिफाई करते तो इसके रिजल्ट्स हमें कभी भी अपने ब्राउजर में नजर ना आते। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इन एग्जांपल्स के जरिए समझ आ गया होगा। अगर हम वापस अपनी वैल्यू वर्सेस रेफरेंस की इस फाइल में चलें तो नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि यहाँ पर एक कमेंट की फॉर्म में मैं वो टाइप्स लिखूंगा जो कि जावास्क्रिप्ट में एज रेफरेंस पास होती हैं। तो यहाँ पर जो टाइप्स हमारे पास बाय रेफरेंस पास होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स, अरेज और फंक्शंस हैं। तो अगर आप इस तरीके से एक वेरिएबल में किसी और वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा रहे हों तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर इस पहले वेरिएबल की वैल्यू इन टाइप्स में से एक टाइप की है तो इस केस में जो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में स्टोर होगी वो एक्चुअल डेटा या फंक्शन नहीं बल्कि उसका एक रेफरेंस होगा। इस कॉन्सेप्ट की एक और ट्रिकी इंप्लीकेशन ये है कि जब आप इक्वालिटी ऑपरेटर के जरिए दो वैल्यूज को टेस्ट करते हैं और अगर इन वैल्यूज की टाइप रेफरेंस टाइप की हो तो तब जाकर आपको डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स नजर आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखता हूं और यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही ऑब्जेक्ट यहां से कॉपी कर लूं और एक इक्वालिटी ऑपरेटर के जरिए इसको इसी सेम ऑब्जेक्ट की एक कॉपी से कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि VS कोड हमें यहां पर इन रेड लाइंस की फॉर्म में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है और अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो आप यहां पर पढ़ सकेंगे कि दिस कंडीशन विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स सिंस जावास्क्रिप्ट कंपेयर्स ऑब्जेक्ट्स बाय रेफरेंस नॉट वैल्यू। इसको इग्नोर करके अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में भी देख लें तो आप देखेंगे कि यहां पर फॉल्स प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर हम अपने कोड में देखें तो अपेरेंटली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं। अब यहां पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सेम यही प्रॉब्लम है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था और जैसे कि मैंने ये बताया कि जब हम इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट असल में हमारे हीप के मेमोरी सेक्शन में क्रिएट होगा और इसका एक रेफरेंस हमारे स्टैक के मेमोरी सेक्शन में क्रिएट होगा और इस इक्वालिटी चेक के लिए जो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी वो इस ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस होगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो अगेन ये ऑब्जेक्ट हमारी हीप की मेमोरी में क्रिएट होगा। इस नए ऑब्जेक्ट का एक डिफरेंट रेफरेंस हमारे स्टैक के मेमोरी सेक्शन में क्रिएट होगा और वो रेफरेंस हमें यहाँ पर रिटर्न होगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो जब हम इन दोनों रेफरेंसेस को इक्वालिटी चेक के जरिए कंपेयर करेंगे और क्योंकि ये दोनों रेफरेंसेस डिफरेंट हैं इसीलिए इस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमेशा फॉल्स निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम एक और लॉग स्टेटमेंट यहां पर लिखें
और इस बार हम अपने x और y के वेरिएबल्स को कंपेयर करें, और इस बार अगर इसे खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो हमारे x के इस वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है और हमारे y के इस वेरिएबल में ये सेम रेफरेंस मौजूद है। तो अब अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस बार ट्रू प्रिंट हुआ है, जिसका मतलब ये कि ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो कि बाय रेफरेंस पास होती हैं, फंक्शंस भी शामिल हैं। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम वापस अपनी events.html फाइल में चलें तो यहां पर अगर हम अपने इस एलिमेंट के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं जिसके हैंडलर फंक्शन की टाइप एक फंक्शन है, तो इस सेम इवेंट लिसनर को इस एलिमेंट पर से रिमूव करने के लिए जो चीज हमें चाहिए होगी वो इस सेम फंक्शन का रेफरेंस होगा। इस वक्त जिस तरीके से हम इन दोनों फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, हम यहां पर इस फंक्शन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे हीप मेमोरी सेक्शन में क्रिएट होगा, और इस तरीके से इस फंक्शन का रेफरेंस जो कि हमने यहां पर क्रिएट किया है इस फंक्शन के रेफरेंस से डिफरेंट होगा। अब ये इंश्योर करने के लिए कि हम एक ही फंक्शन के रेफरेंस को इन दोनों मेथड्स में पास कर सकें, हमें ये फंक्शन कहीं पर इंडिपेंडेंटली क्रिएट करना होगा, और उसके लिए हम इस फंक्शन को फिलहाल यहां से कॉपी करके यहां पर क्रिएट कर सकते हैं और इसको एक नाम दे सकते हैं। और इस फंक्शन को अपने इन दोनों फंक्शंस में पास कर सकते हैं। तो अब जब हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो इस वेरिएबल नेम में इसका रेफरेंस स्टोर होगा और यही रेफरेंस हम इन दोनों फंक्शंस के आर्गुमेंट के तौर पर पास करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली ये लिसनर्स अभी भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे, और अगर इसके रिजल्ट को हम अपने ब्राउजर में चलकर देखें और फॉर एग्जांपल इस क्लिक मी के बटन को 2-3 दफा क्लिक करें और आप अपने शो मॉडल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यह प्रॉब्लम अभी भी यहां पर नजर आ रहा है। तो अब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि जब जब हमारे इस बटन पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और हर दफा इस फंक्शन के कॉल होने पर इस फंक्शन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। यानी कि हर दफा हमारे बटन के क्लिक होने पर एक नया फंक्शन हमारी हीप मेमोरी में क्रिएट होगा, और उस फंक्शन का रेफरेंस हम यहां पर दोनों जगह पर पास कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने पहली बार ये इवेंट लिसनर क्रिएट करके यहां पर अटैच किया, तो अगली बार जब ये बटन क्लिक होगा और ये फंक्शन कॉल होगा तो यहां पर एक नया फंक्शन क्रिएट होगा, और हम जब रिमूव इवेंट लिसनर के इस मेथड के जरिए इस इवेंट लिसनर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये इवेंट लिसनर एक नया इवेंट लिसनर होगा, और जो पिछली बार इवेंट लिसनर हमने यहां पर अटैच किया था ये वो इवेंट लिसनर नहीं होगा। और इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम इस इवेंट हैंडलर फंक्शन को इस रिपीटेड ब्लॉक के अंदर क्रिएट ना करें बल्कि इससे बाहर क्रिएट करें, ताकि ये फंक्शन बार बार रिक्रिएट ना हो बल्कि इसका एक सिंगल रेफरेंस हो जो कि हम इन दोनों जगह पर पास कर सकें। तो हम यहां से इस फंक्शन को कट करके यहां ऊपर अपने स्क्रिप्ट में कहीं पर पेस्ट करेंगे, और इस बार जब हमारा ये स्क्रिप्ट लोड होगा तो इस फंक्शन का एक सिंगल रेफरेंस एक दफा क्रिएट हो जाएगा, और इसी रेफरेंस को हम अपने इन फंक्शंस में पास करेंगे। अब अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें तो आप देखेंगे कि अगर मैं पहले इस बटन को मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूं और अब इस शो मॉडल के बटन को क्लिक करूं तो हमारी ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार लॉग होगी। तो अब जबकि हमने डिफरेंट तरीके से इन इवेंट लिसनर्स को अपने एलिमेंट्स पर अटैच करने के प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं, तो अब हम आगे चलते हैं और अपने इस मॉडल की फंक्शनैलिटी पर और काम करते हैं। नेक्स्ट काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि इस क्लोज बटन की तरह इस कैंसिल के बटन के क्लिक होने पर भी इस मॉडल को क्लोज करवाएंगे। इस काम का पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसी तरीके से अपने कैंसिल बटन को टारगेट करें और इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करें जो कि हमारे मॉडल की क्लास लिस्ट में डी नन की ये क्लास ऐड करके इसे हाइड कर देगा। अब यहां पर अगर हम इस सारे कोड को देखें तो क्लियरली यहां पर कुछ डुप्लीकेशन ऑफ कोड है, और इन दोनों बटन्स के क्लिक होने पर हम एक ही काम कर रहे हैं। तो इसी काम को बेहतर तरीके से करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी तरीके से इन बटन्स को
ग्रुप करके एक लूप के जरिए इन दोनों बटन्स पर ये सेम इवेंट लिस्नर अटैच कर दें। और इनको ग्रुप करने की मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं। इनमें से पहली अप्रोच ये हो सकती है कि हम इन्हें एक कॉमन क्लास दे दें। तो फॉर एग्जांपल हम इस कैंसिल के बटन को कैंसिल एक्शन की एक क्लास दे सकते हैं और इसी तरह से अपने क्लोज के बटन को भी ये सेम क्लास असाइन कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेरी सिलेक्टर के जरिए इन दोनों बटन्स को एक ही लाइन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस कोड को फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूं और हम यहां पर कैंसिल एक्शन बटन्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यहां पर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का ये फंक्शन कॉल करेंगे और ये मेथड बेसिकली हमारे क्वेरी सिलेक्टर के मेथड की तरह ही काम करता है। इनमें फर्क ये है कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल का ये मेथड एक ही टाइम में मल्टीपल आइटम्स फेच कर सकता है। तो यहां पर हम एक क्वेरी पास करेंगे जिसमें हमारी कैंसिल एक्शन की ये क्लास आएगी। अब अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि इस दफा जो चीज लॉग हुई है वो एक नोड लिस्ट है और इस लिस्ट में हमारे पास ये दोनों बटन्स यहां पर फेच होकर आ चुके हैं। अब हम इन दोनों बटन्स के ऊपर लूप करके यहां पर इनमें से हर एलिमेंट के ऊपर इसी तरह का एक इवेंट लिस्नर अटैच कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो अपने इस क्लोज मॉडल बटन के ऊपर जो हमने इवेंट लिस्नर ऐड किया था इस कोड को भी यहां से रिमूव या कमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें और अगर मैं इस मॉडल को ओपन करूं तो आप देखेंगे कि इन दोनों बटन्स को क्लिक करने पर हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा। अब यहां पर इन एलिमेंट्स को इस क्लास के जरिए ग्रुप और सेलेक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल वैलिड तरीका है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये क्लासेस बेसिकली CSS की क्लासेस हैं और इनका काम मेनली हमारे एलिमेंट्स को स्टाइल करना होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं और बहुत सारे डेवलपर्स इस अप्रोच को यूज करते हैं। लेकिन इस काम को करने का एक और तरीका भी हो सकता है और वो ये कि हम अपने इन एलिमेंट्स के ऊपर कुछ डेटा एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं। अगर हम वापस अपनी HTML की तरफ चलें तो यहां पर हमारा कैंसिल का ये बटन है और हमने इस क्लास के जरिए इन बटन्स को ग्रुप किया है। इस क्लास की जगह पर जैसे कि मैंने बताया हम डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं और डेटा एट्रीब्यूट्स कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने HTML एलिमेंट्स पे कोई डेटा सेट कर सकते हैं और इस डेटा को अपनी जावास्क्रिप्ट में रीड करके उसकी बेसिस पर कोई काम कर सकते हैं। इनको लिखने का तरीका ये होता है कि हम एक नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह यहाँ पर सबसे पहले डेटा का वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद एक हाइफन का सिंबल आता है और यहाँ पर आप अपने एट्रीब्यूट को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कैंसिल एक्शन का नाम ही इस डेटा एट्रीब्यूट को दे देते हैं और ये नाम सेट करने के बाद हम इसे एक नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह कोई टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब हम अपने स्क्रिप्ट में चलकर इस डेटा एट्रीब्यूट के जरिए इस बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं इस लॉग स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का मेथड कॉल करूं और इस क्वेरी के तौर पर उन सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूं जिनके ऊपर डेटा डैश कैंसिल एक्शन की वैल्यू ट्रू हो और इसके रिजल्ट को अगर हम अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारा ये बटन यहाँ पर लॉग हो गया है जिसके ऊपर डेटा डैश कैंसिल डैश एक्शन की वैल्यू ट्रू है। और एक चीज जो आपको यहाँ पर जहन में रखनी है वो ये कि ये ट्रू की वैल्यू एक बूलियन वैल्यू नहीं है बल्कि सिंपली एक स्ट्रिंग है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये सिंगल कोट्स यूज किए हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू भी रख सकता हूँ जैसे कि ABC और इसे अपने बटन के इस डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पर सेट कर सकता हूं और अभी भी हमारा ये कोड सही तरीके से काम करेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बटन यहां पर लॉग हो गया है। अब हमारे इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हमारा मकसद इस डेटा एट्रीब्यूट के जरिए मल्टीपल एलिमेंट्स को लॉजिकली ग्रुप करना है और हमें आगे चलकर इस वैल्यू को यूज नहीं करना। तो अगर हम चाहें तो हम सिंपली इस वैल्यू को यहां से रिमूव भी कर सकते हैं
और सिर्फ इस डेटा एट्रीब्यूट की प्रेजेंस को ही एक एलिमेंट पर चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम अपने स्क्रिप्ट में चलें तो यहां पर हम सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनके ऊपर डेटा डैश कैंसिल डैश एक्शन का ये एट्रीब्यूट मौजूद हो, तो हम यहां से ये वैल्यू वाला कोड रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा बटन अभी भी सही तरीके से फैच हो गया है। तो इस तरीके से अब इस क्लास की जगह पर हम इस डेटा एट्रीब्यूट को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहां से इस स्टेटमेंट को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करेंगे और अपनी HTML में आकर इस डेटा एट्रीब्यूट को यहां से कॉपी कर लेते हैं और इस कैंसिल एक्शन की क्लास को रिमूव कर देते हैं। इसी तरह अपने क्लोज बटन में जाकर यहां से हम इस कैंसिल एक्शन की क्लास को रिमूव करेंगे और इस एंकर एलिमेंट पर यह डेटा एट्रीब्यूट पेस्ट करेंगे। अब अगर हम चलकर अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारे ये बटन्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अब यहां पे जो नेक्स्ट काम हम करेंगे वो ये कि अगर हम अपने इस मॉडल को ओपन करें तो हमें इस मॉडल की इस कंटेंट बॉडी से बाहर कहीं पर भी क्लिक करने पर इस मॉडल को क्लोज करवाना है। तो अगर हम अपने इस मॉडल को यहां से इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा विजुअल एलिमेंट एक डिव है जिसके ऊपर बॉडी कंटेनर की एक क्लास है, और इस डिव को फिलहाल हम वही डेटा एट्रीब्यूट असाइन करके देखते हैं। तो यहां से हम अपने डेटा कैंसिल एक्शन के इस एट्रीब्यूट को कॉपी करके अपने बॉडी कंटेनर वाली इस डिव के ऊपर पेस्ट करते हैं। ये काम करने के बाद अब अगर हम अपने मॉडल की बॉडी से बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम अगर वापस अपने ब्राउजर में इसे चलकर देखें और अब आप देखेंगे कि अगर मैं अपने मॉडल की इस कंटेंट बॉडी से बाहर कहीं पर क्लिक करूं तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि इस काम को इस तरीके से करने का एक साइड इफेक्ट होगा, तो उसे देखने के लिए अगर हम एक दफा फिर से अपने इस मॉडल को ओपन कर लें और अब अगर मैं इस मॉडल की कंटेंट बॉडी के बाहर कहीं पर क्लिक करने की बजाय इस बॉडी के अंदर भी कहीं पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये मॉडल क्लोज हो जाएगा। अब यहां पर ये जो बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है ये भी जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है जिसे कि हम इवेंट बबलिंग कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आपके किसी एलिमेंट से एक इवेंट रेज होता है तो वो इवेंट अपनी पेरेंट हायरार्की में ऊपर को मूव करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पानी के एक ग्लास या कंटेनर में एक एयर बबल ऊपर को मूव करता है। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम अपने कोड में चलते हैं और अपने स्क्रिप्ट के सेक्शन में चलकर कुछ चेंजेस करते हैं। यहां से फिलहाल मैं इन इवेंट लिसनर्स को कमेंट कर देता हूं और यहां नीचे आकर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम फिलहाल कंटेनर रख सकते हैं और इस वेरिएबल में हम अपने बॉडी कंटेनर का एक रेफरेंस स्टोर कराएंगे। इस एलिमेंट के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे और ये इवेंट लिसनर क्लिक के इवेंट के लिए होगा और यहां पर फिलहाल हम एक सिंपल लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो बेसिकली यहां पर हम अपने कंटेनर के क्लिक होने पर एक स्टेटमेंट लॉग कर रहे हैं और अगर हम वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखें और अपने मॉडल को ओपन कर लें तो आप देखेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कैंसिल के बटन को क्लिक करूं तो हमारे पास ये स्टेटमेंट लॉग हो रही है। अब वैसे तो हमने यहां पर इस कैंसिल के बटन को क्लिक किया था, लेकिन ये लॉग स्टेटमेंट हमारे इस बॉडी के कंटेनर से आ रही है। तो यहां पर हो कुछ यूं रहा है कि जब हम अपने इस कैंसिल के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा ये क्लिक का इवेंट हमारे HTML एलिमेंट्स की हायरार्की में ऊपर को मूव करता है। और यहां पर अगर हम अपने HTML एलिमेंट्स की हायरार्की को देखें और इस बटन को इंस्पेक्ट करें तो जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये इवेंट बबल अप होके पहले फुटर के इस एलिमेंट पर पहुंचेगा। यानी कि अगर आपने एक क्लिक का इवेंट लिसनर इस फुटर वाली डिव के ऊपर लगा रखा हो तो ये क्लिक का इवेंट हमें वहां पर भी रिसीव होगा। इसे प्रूव करने के लिए अगर हम वापस अपने कोड में चलें और यहां पे फॉर एग्जांपल अपने फुटर वाली डिव को सिलेक्ट करें
और अपने ब्राउजर में चलकर इसके रिजल्ट को देखें, तो आप देखेंगे कि इस बार क्योंकि हमने ये इवेंट लिस्नर अपने फुटर पर मूव कर दिया है, तो अगर हम यहां पर कहीं पर भी क्लिक करें तो वो इवेंट रजिस्टर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस फुटर की डिव में कहीं पर भी क्लिक करें और मिसाल के तौर पर अगर इस कैंसिल के बटन को भी क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये इवेंट यहां पर रजिस्टर हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस बॉडी कंटेनर से एक लेवल ऊपर भी चले जाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से अपने बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें, जो कि हमारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स में से टॉप मोस्ट एलिमेंट है, और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें और यहां से अगर हम पहले अपनी बॉडी के रेंडर्ड एरिया को आइडेंटिफाई कर लें, तो इसे इंस्पेक्ट करके हम यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारा बॉडी का रीजन है। और अब अगर हम इस बॉडी में कहीं पर भी क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट यहां पर लॉग हो रही है। इसी तरह से अगर हम अपने मॉडल को ओपन कर लें और अब हम यहां पर कहीं पर भी क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट यहां पर लॉग हो रही है। और जब भी हम अपने इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को क्लिक करते हैं, तो इवेंचुअली ये बबल अप होकर बॉडी तक पहुंचता है। और क्योंकि हमने अपने बॉडी के एलिमेंट के ऊपर एक क्लिक इवेंट लिस्नर लगा रखा है, तो ये इवेंट एक तरह से वहां पर जाकर कैच हो जाता है और ये स्टेटमेंट लॉग हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लॉजिकली भी समझने की कोशिश करें, तो अपने इस पेज में अगर हम किसी भी एलिमेंट को क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये एलिमेंट बॉडी के एलिमेंट के अंदर है, तो हम बॉडी को क्लिक कर ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इन एग्जांपल्स की मदद से सही तरह से समझ आ गया होगा। और अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि अपने स्पेसिफिक यूज केस के लिए हम इस फीचर का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कुछ डिस्कशन हम इन इवेंट लिस्नर या इवेंट हैंडलर फंक्शन से रिलेटेड करेंगे कि ये बेसिकली हमारे कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, जिन्हें कि हम इस इवेंट के अगेंस्ट रजिस्टर करवा देते हैं। और जब भी ये इवेंट रेज होता है, तो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इन फंक्शंस को खुद से कॉल कर देती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे कोड में हमने कहीं पर भी इन फंक्शंस को मैनुअली कॉल नहीं किया, बल्कि जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इन फंक्शंस को खुद से इन इवेंट्स के फायर होने पर कॉल करती है। और जब जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इन फंक्शंस को कॉल करती है, तो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में कुछ यूजफुल डेटा प्रोवाइड करती है। ये डेटा हमारे इवेंट से रिलेटेड कुछ मेटा डेटा होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें मिलता है। और इस डेटा को हम यहाँ पर एक वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में रिसीव करके अपने इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे इवेंट, या सिंपली हम इसे फिलहाल ई का नाम दे देते हैं। और अगर आप इस आर्ग्यूमेंट के नाम के ऊपर हवर करें, तो आप देख सकते हैं कि ये माउस इवेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट होने जा रहा है। तो अगर हम फिलहाल इस ई के ऑब्जेक्ट को यहां पर लॉग करके देखें और अपनी बॉडी में कहीं पर भी क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक पॉइंटर इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट यहां पर लॉग हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में काफी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मौजूद हैं, जिनको यूज करके हम इस इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने कोड में एक्सेस कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर यहां पर ई डॉट टारगेट की एक प्रॉपर्टी को लॉग करके देखें। और अब अगर हम यहां पर अपनी बॉडी में कहीं पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहां पर बॉडी का एलिमेंट लॉग हुआ है, जिसे कि हमने क्लिक किया था। अब हम जानते हैं कि हमने अपने कोड में ये क्लिक लिस्नर एक्चुअली बॉडी के ही एलिमेंट पर लगा रखा है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस बार अगर हम यहां से क्लिक मी के इस बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट यहां पर ई डॉट टारगेट से लॉग हुआ है, वो बटन का ये एलिमेंट है। तो यहां से हमें ये बात पता चलती है कि अगर हम अपने किसी पेरेंट एलिमेंट के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाते हैं और ये इवेंट अगर इस पेरेंट एलिमेंट के किसी चाइल्ड से रेज होता है, तो अपने इवेंट लिस्नर में हम ई डॉट टारगेट की प्रॉपर्टी के जरिए अपने उस एक्चुअल चाइल्ड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसने कि ये इवेंट असल में रेज किया है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल शो मॉडल के इस बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शो मॉडल का ये बटन लॉग हुआ है। इसी तरह अगर हम अपने इस मॉडल के किसी और सेक्शन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि हम बॉडी के इन सारे चाइल्ड एलिमेंट्स में से जिस भी एलिमेंट को क्लिक करेंगे, तो हमारे ई डॉट टारगेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू वही एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर आप अपने ई के इस ऑब्जेक्ट से इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके ऊपर के आपने असल में ये इवेंट लिस्नर अटैच किया है, तो आप इसे ई डॉट करंट टारगेट की प्रॉपर्टी के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें, तो आप देखेंगे कि इस बार हम जहां कहीं भी क्लिक करेंगे, तो हमारे पास बॉडी का ये एलिमेंट लॉग होगा, जो कि हमारा करंट टारगेट है।
इस इवेंट के ऑब्जेक्ट पर अवेलेबल एक इंपॉर्टेंट मेथड को देखने के लिए हम यहाँ पर एक और इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे और ये इवेंट लिस्नर हम अपने बॉडी एलिमेंट के किसी चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर ऐड करेंगे और इसके लिए हम यहाँ से मॉडल का ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने मॉडल के इस एलिमेंट के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे और यहाँ पर अगेन क्लिक का इवेंट यूज करेंगे। यहाँ पर अभी हम सिंपली एक लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे और इसी तरह की एक लॉग स्टेटमेंट अपने इस ऊपर वाले इवेंट लिस्नर में भी लिखेंगे। और यहां पर बेसिकली जब भी हम अपनी बॉडी में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हम बॉडी क्लिक को लॉग करेंगे और इसी तरह जब हम अपने मॉडल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हम मॉडल क्लिक को लॉग करेंगे। अब अगर हम चलकर इस कोड के रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में देखें तो यहां पर अगर हम अपनी बॉडी में कहीं पर भी क्लिक करें तो हमारी बॉडी क्लिक की ये स्टेटमेंट लॉग हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम अपने मॉडल को ओपन करें और इस मॉडल में कहीं पर भी क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी मॉडल क्लिक की ये स्टेटमेंट लॉग हुई है। और इसे फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ से अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और अब अगर हम दोबारा से अपने मॉडल में कहीं पर भी क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉडल क्लिक की ये स्टेटमेंट लॉग हुई है। और उसके साथ ही साथ क्योंकि हमने अपनी बॉडी के एलिमेंट पर भी एक क्लिक लिस्नर लगा रखा है तो इसी वजह से हमारे पास ये बॉडी क्लिक की स्टेटमेंट भी यहाँ पर लॉग हुई है। और इन लॉग स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस से भी हमें ये पता चलता है कि पहले हमने अपने मॉडल के क्लिक को कैप्चर किया, उसके बाद जब हमारा इवेंट बबल होकर ऊपर बॉडी तक पहुंचा तो हमारी बॉडी क्लिक की ये स्टेटमेंट यहाँ पर लॉग हो गई। अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहें कि अगर हम इस मॉडल में कहीं पर भी क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंसिल के इस बटन को क्लिक करूं और कुछ ऐसा अचीव करना चाहूं कि यहां से हमारा इवेंट बबल होकर हमारे मॉडल के पेरेंट एलिमेंट तक पहुंचे, लेकिन इस मॉडल के एलिमेंट तक पहुंचने के बाद फर्दर बबल अप ना हो बल्कि यहां पर आकर रुक जाए, तो उसके लिए हमारे पास इवेंट के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड मौजूद है। तो अगर हम अपने कोड में चलें और यहां पर अपने मॉडल के इस इवेंट लिस्नर में ई के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टॉप प्रोपगेशन का ये मेथड कॉल करें और अब इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि जब मैं इस मॉडल में कहीं पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास मॉडल क्लिक की ये वैल्यू तो लॉग होगी लेकिन बॉडी क्लिक लॉग नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि हमारे मॉडल एलिमेंट तक पहुंचने के बाद हमारा ये इवेंट फर्दर बबल अप नहीं हुआ और इसे हमने स्टॉप प्रोपगेशन की कॉल के जरिए यहीं पर रोक लिया है। अब जबकि हमने ये देख लिया कि इवेंट बबलिंग जावास्क्रिप्ट में किस तरह से काम करती है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज अपने मॉडल को क्लोज करवाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो यहां से फिलहाल ये जो हमने बॉडी के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाया था इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक दफा फिर से अगर हम अपने ई डॉट टारगेट की वैल्यू को लॉग करके देखें तो आप देखेंगे कि इस पेरेंट मॉडल एलिमेंट की लिमिट्स में रहते हुए जब भी हम किसी एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास लॉग होगा। इस क्लोज के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये एंकर एलिमेंट यहां पर लॉग हो गया है। और इसी तरह से अगर हम इस कैंसिल के बटन को क्लिक करें तो ये बटन भी यहां पर लॉग हो गया है। और थर्ड एलिमेंट जिसको क्लिक करने पर हम इस मॉडल को क्लोज करवाना चाहते हैं वो इस मॉडल की बॉडी से बाहर वाला ये एरिया है, तो इसे अगर हम क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये डिव भी यहां पर लॉग हो गई है। अब इन तीनों एलिमेंट्स जिनको क्लिक करने पर हम इस मॉडल को क्लोज करवाना चाहते हैं उनके ऊपर हमने ये एक कॉमन एट्रीब्यूट यहां पर रखा था जो कि डेटा कैंसिल एक्शन का ये डेटा एट्रीब्यूट है। और आप देख सकते हैं कि ये डेटा एट्रीब्यूट इन तीनों एलिमेंट्स पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम किसी भी एलिमेंट को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि उस एलिमेंट पर यह डेटा एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। तो अब हम अपने इवेंट लिस्नर में इस डेटा एट्रीब्यूट को टारगेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अगर हमारे क्लिक होने वाले टारगेट के ऊपर ये डेटा एट्रीब्यूट मौजूद है तो उस सिनेरियो में हम इस मॉडल को क्लोज कर देंगे, अदरवाइज हम उस क्लिक को इग्नोर कर देंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और यहां पर हम अपने इस टारगेट एलिमेंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी को एक्सेस और लॉग करके देखेंगे और इस प्रॉपर्टी का नाम डेटा सेट है। तो अब हम अगर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें
और अपने किसी भी एलिमेंट को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लॉग हुआ है जो कि एम्प्टी है। लेकिन अब अगर हम अपने किसी ऐसे एलिमेंट को क्लिक करें जिसके ऊपर हमने एक डेटा एट्रीब्यूट सेट कर रखा हो, मिसाल के तौर पर क्लोज का ये बटन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लॉग हुआ है उसमें कैंसल एक्शन की ये प्रॉपर्टी है। और अगर हम रिकॉल करें तो हमने जो डेटा एट्रीब्यूट अपने इस एलिमेंट को दिया था वो डेटा डैश कैंसल डैश एक्शन था। तो ये डेटा सेट की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से काम करती है कि ये आपके एलिमेंट्स में से इन डेटा एट्रीब्यूट्स को फेच करके इस डेटा के कीवर्ड को रिमूव कर देती है और आपके इस एट्रीब्यूट के बाकी के नाम को कैमल केस में कन्वर्ट कर देती है। और इस तरीके से इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम वापस अपने कोड में चलें तो हम यहां पर एक इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैंसिल एक्शन की एक प्रॉपर्टी हो और हमारे स्पेसिफिक केस में क्योंकि हमने इन एट्रीब्यूट्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं की और हम यहां पर सिर्फ इनकी एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हमें यहां पर रिसीव होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। और हम जानते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक फॉल्सी वैल्यू है। इस वजह से अगर हम इस तरीके से अपनी इस इफ स्टेटमेंट को लिखेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। जिस चीज में हम यहां पर इंटरेस्टेड हैं वो सिंपली ये है कि ये एट्रीब्यूट हमारे इस एलिमेंट पर एग्जिस्ट करता हो। तो उसके लिए हम यहां पर कुछ इस तरह की कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ टाइप ऑफ दिस डेटा एट्रीब्यूट इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस सिनेरियो में हम अपने मॉडल की इस क्लास लिस्ट में डी नन की ये क्लास ऐड कर देंगे। अब अगर हम चलकर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें और अपने मॉडल को ओपन कर लें तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस मॉडल के बाहर कहीं पर क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर क्लोज के इस बटन को क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाएगा और इसी तरह से कैंसल के इस बटन को क्लिक करने से भी क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी और जगह पर क्लिक करें तो ये मॉडल क्लोज नहीं होगा। तो इस तरीके से इवेंट बबलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक सिंगल इवेंट लिसनर के जरिए ही अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और अगर हम इसे अपने प्रीवियस सोल्यूशन से कंपेयर करें जो कि हमने यहां पर किया था, तो इस पर हमें लूप करके अपने हर एलिमेंट के ऊपर एक इंडिविजुअल इवेंट लिसनर अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने इसे एक ही लिसनर के जरिए टैकल कर लिया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैं देना चाहूंगा वो ये है कि इस तरह के काम को करने के ये सारे तरीके ही वैलिड तरीके हैं और इस तरह के प्रॉब्लम को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की टाइप और कुछ हद तक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो आगे चलने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूँ और इस लॉग स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये कमेंट्स मैं फिलहाल यहीं पर छोड़ूंगा ताकि अगर आप इस चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल्स को यूज करें तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में आसानी हो। अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी इवेंट लिसनर्स क्रिएट किए हैं उन सब में हमने क्लिक का ये इवेंट यूज किया है। तो अब हम अपनी इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पर कुछ और टाइप्स के इवेंट्स को इंक्लूड करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल का मेन कंटेंट एक फॉर्म है और फॉर्म एलिमेंट से रिलेटेड इवेंट्स कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके साथ हमें अपनी एप्लीकेशंस में बहुत कॉमनली डील करना पड़ता है। तो अब हम अपनी इस एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि फॉर्म से रिलेटेड इवेंट्स को कैसे यूज किया जा सकता है। और फॉर्म से रिलेटेड सबसे कॉमन इवेंट्स इसमें मौजूद इनपुट फील्ड्स के चेंजेस को मॉनिटर करने के इवेंट्स हैं। तो यहां पर हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम फिलहाल फॉर्म फील्ड्स रख सकते हैं। इस वेरिएबल में हम अपनी सारी इनपुट फील्ड्स का एक रेफरेंस स्टोर करवाएंगे और उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मेथड यूज कर सकते हैं। और यहां क्वेरी में जैसा कि हम जानते हैं कि हम CSS सेलेक्टर स्टाइल की एक क्वेरी को पास कर सकते हैं, तो हम यहां पर फॉर एग्जांपल फॉर्म में मौजूद सारे इनपुट एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं और इसी तरह से हम फॉर्म में मौजूद अपने टेक्स्ट एरिया की फील्ड को गेट कर सकते हैं। इस क्वेरी के रिजल्ट को अगर हम लॉग करके एक दफा देख लें आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास नोड लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट लॉग हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जिनमें के हमारी 2 इनपुट फील्ड्स हैं और एक टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट है। अब हम इन फील्ड्स के ऊपर
एक फॉर ईच का लूप रन कर सकते हैं और अपनी इन फील्ड्स के हर एलिमेंट के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं। इन इनपुट फील्ड्स की चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स मौजूद हैं और सबसे पहला इवेंट जो हम यहां पर देखेंगे वो चेंज का इवेंट है। यहां दूसरे आर्गुमेंट के तौर पर एज यूजुअल हम अपना फंक्शन पास करेंगे और यहां पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे और इस लॉग स्टेटमेंट में हम अपने इस इनपुट फील्ड एलिमेंट की वैल्यू को लॉग करेंगे और उसके लिए हम इस एलिमेंट के वेरिएबल के ऊपर वैल्यू की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम चलकर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें और अपने फॉर्म को ओपन करें तो यहां पर अगर मैं इस इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारे कंसोल में कोई भी चीज लॉग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड से फोकस आउट करूंगा और जिसके लिए फॉर एग्जांपल मैं टैब की यूज कर सकता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस फील्ड से फोकस आउट करने के बाद हमारे इस फील्ड की वैल्यू यहां पर लॉग हो गई है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इस एलिमेंट को डायरेक्टली इधर से एक्सेस करने की बजाय अपने इवेंट के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिसका नाम हम फिलहाल ई रख लेते हैं और यहां पर इस वेरिएबल की जगह पर e.target.value को लॉग कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने मॉडल को ओपन करके फॉर एग्जांपल अपनी इस दूसरी फील्ड में कोई वैल्यू लिखूं और अपनी इस फील्ड से फोकस आउट करूं और इस बार हम इसके लिए क्लिक का यूज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी ये वैल्यू यहां पर लॉग हो गई है। इसी तरीके से अगर हम अपने टेक्स्ट एरिया में कोई टेक्स्ट लिखें और यहां से फोकस आउट करें तो आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट एरिया की वैल्यू भी यहां पर लॉग हो गई है। तो यहां से हमें यह पता चला कि हमारा चेंज का यह इवेंट उस वक्त फायर होता है जब हम अपनी इनपुट फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं और उसके बाद अपनी फील्ड से फोकस आउट करते हैं। तो यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप अपनी इनपुट फील्ड्स की चेंजेस को एक तरीके से लाइव वॉच करना चाहते हो और इन इनपुट फील्ड से फोकस आउट होने का वेट ना करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट इवेंट होता है और वो इवेंट इनपुट का इवेंट है। तो हम यहां पर इन लाइंस को कॉपी कर लेते हैं और अपने इस पहले लॉग में फॉर एग्जांपल चेंज का ये टेक्स्ट पास कर देते हैं ताकि इसे ट्रैक करने में आसानी हो और अपने इस दूसरे इवेंट लिसनर में हम इस बार इनपुट के इवेंट को लिसन करेंगे और यहां पर भी मैं इनपुट के वर्ड्स ऐड कर लेता हूं ताकि इसे ट्रैक करना आसान हो। अब अगर हम चलकर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं यहां पर कोई वैल्यू ऐड करूंगा हमारे पास ये वैल्यू राइट साइड पर हमारे कंसोल में लॉग होती जाएगी। अब जैसे ही हमारी ये फील्ड फोकस से आउट होगी तो यहां पर चेंज का ये इवेंट भी फायर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट फील्ड्स की चेंजेस को ट्रैक करने के लिए कुछ और इवेंट्स भी अवेलेबल हैं और उन सारे इवेंट्स को हम यहां पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये दो इवेंट्स सबसे कॉमनली यूज्ड इवेंट्स हैं। नेक्स्ट इवेंट जो हम यहां पर देखेंगे वो हमारे फॉर्म के पेरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है और उसके लिए सबसे पहले हम अपने फॉर्म के एलिमेंट का एक रेफरेंस यहां पर एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो हम यहां पर document.querySelector के जरिए अपने फॉर्म के एलिमेंट को फेच करेंगे और इसके रेफरेंस को अपने फॉर्म के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। इस फॉर्म के एलिमेंट के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर अटैच करेंगे और ये इवेंट हमारा सबमिट का इवेंट होगा। तो हम यहां पर फिलहाल सिंपली एक लॉग स्टेटमेंट लिखकर इसे टेस्ट करेंगे और अगर मैं यहां पर अपने इस मॉडल को ओपन करके इस फॉर्म को सबमिट करूं तो आप देखेंगे कि यहां पर कुछ लॉग नहीं हुआ और हमारा मॉडल भी यहां पर क्लोज हो गया है। और एक और चेंज जो यहां पर हुआ है वो शायद आपने नोटिस ना किया हो और वो ये चेंज है कि अगर आप अपने URL को देखें तो आपके इस पेज के नाम के बाद आपको एक क्वेरी स्ट्रिंग अपेंडेड नजर आएगी। अब यहां पर एक काम जो मैं करूंगा वो ये कि एक दफा फिर से इस मॉडल को ओपन करूंगा और इस फॉर्म को सबमिट कराऊंगा
और इस सारे प्रोसेस में आपने अपनी अटेंशन कंसोल के इस एरिया पे रखनी है। तो अगर मैं इस मॉडल को ओपन करके दोबारा से इस फॉर्म को सबमिट कराऊं, तो आपने शायद नोट किया हो कि एक लम्हे के लिए यहाँ पर वो लॉग स्टेटमेंट आई थी और उसके बाद यहाँ से गायब हो गई। तो यहाँ पर जो बिहेवियर आप देख रहे हैं उसको समझने के लिए आपका HTML फॉर्म्स के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को जानना ज़रूरी है। हमारे HTML फॉर्म्स बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक सर्वर साइड एप्लीकेशंस के साथ काम करने के लिए बने हैं और ये काम कुछ इस तरह से करते हैं कि आप इन्हें एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू में एक URL पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर /appendix/hello world का ये पेज पास कर सकता हूं और अब हम जब इस फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो ये फॉर्म अपनी सारी इनपुट फील्ड्स का डेटा लेकर इस URL पर सबमिट करेगा और एक नई रिक्वेस्ट करेगा। इस रिक्वेस्ट की टाइप भी हम यहां पर मेथड के एट्रीब्यूट के जरिए पास कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट ये टाइप गेट होती है। और ये गेट की टाइप कुछ इस तरह से काम करती है कि आपके सारे फॉर्म के डेटा को लेकर उसकी एक क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करती है और आपकी नई रिक्वेस्ट के साथ इस क्वेरी स्ट्रिंग को अपेंड कर देती है। अब अगर हम इन चेंजेस को करने के बाद वापस अपने ब्राउजर में चलें और मैं इस फॉर्म को सबमिट करवाऊं, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारा URL बदल चुका है और यहां पर हमारा हेलो वर्ल्ड का ये पेज लोड हो गया है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर एक क्वेरी स्ट्रिंग अपेंडेड है जिसमें कि हमारे फॉर्म से आने वाली वैल्यूज हैं और क्योंकि हमारा फॉर्म फिलहाल एम्प्टी था तो यहां पर कोई भी वैल्यूज हमें नजर नहीं आ रही। अब यहां पर अगर हम इन एट्रीब्यूट्स की डिफॉल्ट वैल्यूज की बात करें तो इस मेथड के एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू गेट ही होती है और इसीलिए जब हम पहले अपने फॉर्म को सबमिट करवा रहे थे तो एक क्वेरी स्ट्रिंग हमें अपने URL में अपेंडेड नजर आ रही थी। तो इस एट्रीब्यूट को हम यहां से फिलहाल रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम अपने एक्शन के इस एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो जिस पेज में ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसी पेज का URL इस एक्शन के एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो अब हम यहां से इसे भी रिमूव कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करवाते हैं तो ये हमारे ब्राउजर में एक नई रिक्वेस्ट इनिशियलाइज करता है। अब अगर इन कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखकर हम वापस अपने ब्राउजर में चलें, इवेंट्स के पेज को ओपन कर लें और इस बार अगर हम अपने मॉडल को ओपन करके इस फॉर्म को सबमिट करवाएं तो इस बार आपने अपनी अटेंशन इस रिफ्रेश के आइकॉन पे रखनी है और जब मैं इस फॉर्म को सबमिट कराऊंगा तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब मैंने अपने फॉर्म को सबमिट करवाया तो यहां पर यह आइकॉन आपको एक सेकंड के लिए चेंज होता नजर आया होगा। और यहां पर हो कुछ यूं रहा है कि जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करवाते हैं तो हमारा फॉर्म यहां पर एक नई रिक्वेस्ट इनिशियलाइज करवाता है और क्योंकि हमने अपने एक्शन के एट्रीब्यूट को कोई वैल्यू नहीं दे रखी इस वजह से हमारा यही पेज एक दफ़ा फिर से रीलोड हो जाता है। और ये बेसिकली कुछ इसी तरह से काम कर रहा है कि जैसे कि हमने ये पूरा URL यहाँ पर मैन्युअली लिखकर एंटर या रिटर्न की प्रेस की हो। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर एंटर की प्रेस करें तो ये पूरा पेज दोबारा से रीलोड हो जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इस मॉडल को ओपन करके यहाँ पर दोबारा से एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये मॉडल यहाँ से गायब हो गया है और उसकी वजह सिंपली ये है कि हमारा ये पूरा पेज रीलोड हो गया है। तो अगर हम अपने इस मॉडल को ओपन करके इस फॉर्म को सबमिट करें तो हमारा सेम यही काम होगा। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि हमारे HTML के फॉर्म्स क्लासिक सर्वर साइड डायनामिक एप्लीकेशंस के साथ काम करने के लिए बने हैं। तो ये एप्लीकेशंस कुछ इसी तरह से काम करती हैं कि आप अपने फॉर्म का डेटा इन तक एक नई रिक्वेस्ट के जरिए पहुंचाते हैं और इस डेटा की बेस पर ये कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके एक नया पेज हमें रिटर्न करती हैं। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के जरिए क्लाइंट साइड पर इन फॉर्म्स को हैंडल करते हैं तो वहां पर ये नई रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन के पूरे लाइफ साइकिल को डिसरप्ट कर देती है। इसीलिए यह जरूरी होता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट के जरिए अपने फॉर्म्स को हैंडल करें तो सबसे पहले HTML फॉर्म्स के इस डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करें। और यह चीज अचीव करने के लिए हमें हमारा इवेंट का ऑब्जेक्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है जो कि प्रिवेंट डिफॉल्ट का मेथड है। तो हम वापस अपने कोड में चलते हैं और अब अगर हम अपने फॉर्म के इवेंट लिस्नर पर जाएं तो यहां पर हमारे इवेंट के इस ऑब्जेक्ट पर जैसे कि मैंने बताया प्रिवेंट डिफॉल्ट का एक मेथड होता है और अगर हम इस मेथड को यहां पर कॉल करें और इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में देखें और इस बार अगर अपने फॉर्म को ओपन करके
इसे सबमिट करवाएं तो आप देखेंगे कि हमारा पेज इस बार रीलोड नहीं हुआ और ये लॉग स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे पास HTML में और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स हैं और उन डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स को आप इस प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के मेथड के ज़रिए रोक सकते हैं। इसी तरह का एक एलिमेंट एंकर का एलिमेंट है जिसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि जब आप उसे क्लिक करें तो वो आपको उसके href में प्रोवाइडेड URL तक नेविगेट कर दे। इस वक्त अगर हम अपनी इस मॉडल की एग्जांपल को देखें तो हमारे पास एक एंकर एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है और वो एलिमेंट यहाँ पर ये क्रॉस का बटन है। अगर आप इस एलिमेंट के href की वैल्यू को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हैश की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है जो कि हमारे इस सेम पेज के किसी इंटरनल आईडी को पॉइंट करती है। यही वजह है कि फिलहाल ये एंकर एलिमेंट हमें तंग नहीं कर रहा और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर हैश का ये सिंबल हमारे URL में ऐड हो जाता है। इसकी जगह पर अगर हम वापस अपने कोड में चलकर कोई रियल URL ऐड कर दें जैसा कि google.com और अब चलकर इसे अपने ब्राउज़र में देखें तो अब हम जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें google.com की वेबसाइट तक नेविगेट करके ले आया है। तो फॉर्म की तरह इस एंकर एलिमेंट के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर हम चलकर अपने कोड में इस इफ स्टेटमेंट में आकर e.preventDefault को कॉल कर दें और अब चलकर इसके रिजल्ट को देखें तो इस बार जब हम अपने इस क्लोज के बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पेज google.com के उस लिंक पर नेविगेट नहीं हुआ। फाइनली अगर हम अपने फॉर्म की तरफ वापस आएं तो इस फॉर्म के इवेंट लिस्टनर में हम इस फॉर्म से आने वाले डेटा को रीड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस डेटा को रीड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसमें से पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी सारी फॉर्म फील्ड्स को यहाँ पर एक्सेस करें और इस वैल्यू की प्रॉपर्टी के ज़रिए अपनी हर फॉर्म फील्ड की वैल्यू को एक्सेस कर लें। इस काम को करने का दूसरा तरीका जो कि एक मॉडर्न तरीका है वो ये कि आप इस काम के लिए इस फॉर्म के ही एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं और फॉर एग्जांपल इस डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा के कंस्ट्रक्टर या क्लास का एक इंस्टेंस होगा जो कि जावास्क्रिप्ट हमें खुद से प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पर न्यू फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो चीज़ आर्ग्यूमेंट के तौर पर हम पास करेंगे वो हमारे फॉर्म का एलिमेंट होगा और उसके लिए हम यहाँ पर e.target की प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने एक्चुअल फॉर्म एलिमेंट को यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे जिनके ज़रिए आप अपने इस डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने इस फॉर्म डेटा में से अपनी फुल नेम की फील्ड की वैल्यू चाहिए हो तो मैं उसे कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ कि मैं डेटा के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट के एक मेथड को कॉल कर सकता हूं और इसके आर्ग्यूमेंट में हमारी इनपुट फील्ड का नेम जाएगा। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में देखें और अगर मैं फुल नेम की इस फील्ड में कोई वैल्यू एंटर करूं, अब अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो आप देखेंगे कि यहां पर फुल नेम जॉन प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म के सबमिट के इस लिस्टनर में इस डेटा को फेच कर सकते हैं और फिर इसे अपनी नीड्स के मुताबिक यूज कर सकते हैं। फाइनली हम यहाँ पर जो काम कर सकते हैं वो ये कि इस फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद अपने इस मॉडल को क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे और बेहतर बनाने के लिए इस मॉडल को क्लोज करने के लिए एक सेपरेट फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.